Public versus private sector part 2, advantages and disadvantages of public and private sectors। पिछले अध्याय में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और अगर दोनों को आमने सामने रखा जाए तो दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है। इस लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों की चर्चा करेंगे कि पब्लिक सेक्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हुआ स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब ये पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस अपने लिए, अपने विकास के लिए अपने नियम और कानून बनाते हैं और उसमें सरकार बहुत हस्तक्षेप नहीं करती। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम है तो उसको कहते हैं कि ये ऑटोनोमस सिस्टम है। और सरकार जब कोई इस तरह का इंटरप्राइज बनाती है जो कि जनहित के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम हस्तक्षेप करती है। ऐसे में लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म कम होता है और सरकारी अधिकारियों का भी बहुत कम हस्तक्षेप होता है। जो व्यवस्था सबसे अच्छी होती है उसी को चलने की संभावना होती है। दूसरा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब हुआ कि जब हम बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो हमें कॉस्ट कम आती है, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम आती है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। तो पब्लिक सेक्टर के पास इतना पैसा है, सरकार के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। जितना आवश्यक होता है और देश को जितना ज़रूरत होती है उतना बड़ा कारखाना स्थापित होती है। जैसे कि स्टील प्लांट्स हैं, अल्मुनियम प्लांट्स हैं, कोल माइंस हैं, रेलवेज हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर जब इसमें उत्पादन किया जाए तो लाभ मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता, जबकि पब्लिक सेक्टर के पास कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सरकार जितना पैसा चाहे उतना प्राप्त करती है सकती है, तो बड़े पैमाने पर उद्यम फैलाती है और उसका लाभ होता है। तीसरी बात है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हम लोगों ने पहले भी देखा कि सरकार उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादन करना चाहती है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हों, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हों और जनता के हित के लिए हों, और प्राइवेट सेक्टर उसको पूरा न कर पा रहा हो तो सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और अपने कारखाने लगाती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि सरकारी कारखानों द्वारा कोई लूट खसोट नहीं होती, जो जनता के लिए अच्छा है, जैसे अच्छी क्वालिटी है, अच्छी मात्रा है, कीमतें सस्ती हैं। और अगर सरकार को ये ज़रूरत लगा कि हम पूर्ति पूरी नहीं करते हैं तो वो इन पब्लिक इंटरेस्ट में इंपोर्ट भी करने लगती है। तो इस तरह से इन जो पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है वो है जनता का लाभ, जनता का हित, और ये एक अच्छी बात है, एडवांटेज है। इजी फॉरेन कोलैबोरेशन एंड असिस्टेंस। सरकार बड़े विश्वास की चीज होती है। हर देश की सरकार बहुत पर विश्वास ज़्यादा किया जा सकता है। एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार पर विश्वास करती है और एक देश की का प्राइवेट सेक्टर दूसरे देश के पब्लिक सेक्टर पर भी विश्वास करता है कि वहाँ से किसी तरह का हमको धोखा नहीं हो सकता। तो आसानी से
सहयोग करने को तैयार हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे FII हो। तो इस तरह से लाभ हो जाता है अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट है हेवी इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। हेवी इन्वेस्टमेंट, जहां बड़े बड़े, हुआ क्या, जब हम लोग 1948 में हमारा देश 47 में स्वतंत्र हुआ था, 1948 में हम लोगों ने अपनी नई औद्योगिक नीति बनाई और मिक्स्ड इकोनॉमी को धीरे से स्वीकार किया। तो ये पाया यह गया था कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े विनियोग नहीं कर सकता। हमारे देश के जो 4-5 बड़े उद्यमी थे, टाटा बिरला जैसे, वो बहुत कम संख्या में थे और विकास के लिए बहुत ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत होनी थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होनी थी। तो हेवी इंडस्ट्रीज़ के लिए या बड़े उद्योगों के लिए सरकार को विनियोग करने की ज़रूरत पड़ी और उसमें सरकार के होने से सहायता मिले। और एक कारण और भी है, सरकार के लिए संसाधन जमा करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। सरकार सब जगह से संसाधन ला सकती है, बजट से ला सकती है, नोट छाप करके ले आ सकती है, बैंकों से ले सकती है, प्राइवेट सेक्टर से ले सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर से ले सकती है, बाहर से आर्थिक सहायता ले सकती है, बाहर से आर्थिक उधार ले सकती है। और इसलिए अगर प्राइवेट सेक्टर की जगह पब्लिक सेक्टर बहुत बड़े मात्रा में विनियोग कर सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन जमा कर सकता है। एम्प्लॉयज वेलफेयर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज का शोषण करता है, ये उसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म जनता के हित के लिए बनी है, तो शोषण का कोई सवाल नहीं उठता कि सरकारी कंपनियां अपने मजदूरों का या उपभोक्ताओं का शोषण करेंगी। तो जैसे लाभ का मतलब है कि उनको समय से सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, उन्हें बोनस देना, पेंशन देना। तो ये एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का काम भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से ज़्यादा हुआ करता है। इसके अलावा वर्क इन नॉन प्रॉफिट एरियाज, प्राइवेट सेक्टर इसलिए काम करता है कि लाभ मिले, लेकिन पब्लिक सेक्टर इसलिए काम करता है कि जनता का हित हो। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लाभ की गणना भी नहीं की जा सकती, जोड़ा भी नहीं जा सकता। डिफेंस है, देश की सुरक्षा है, आंतरिक न्याय और सुरक्षा, इसमें लाभ हानि का सवाल नहीं होता, तो वहाँ तो काम करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन का क्षेत्र है, हेल्थ का क्षेत्र है, एनवायरनमेंट का क्षेत्र है। ऐसी जगहों पर भी पब्लिक सेक्टर काम करता है, क्योंकि इन सेक्टर्स में लाभ की संभावना कम होती है, तो बिना लाभ के वो काम करती है संस्थाएं इनकी। इसके अलावा कंट्रोल ओवर हार्मफुल गुड्स, बहुत सी ऐसे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन अगर नियंत्रित न हो तो अर्थव्यवस्था के लिए संकट बन जाएगा, समाज के लिए संकट बन जाएगा। जैसे हथियार हैं, नशे की वस्तुएं हैं, इन सी वस्तुओं को अगर निजी हाथ में छोड़ दिया जाए तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए असीमित मात्रा में उत्पादन करेंगे। इसलिए सरकार ऐसे क्षेत्रों को अपने हाथ में रखती है जहां होने वाला उत्पादन समाज के लिए फायदेमंद नहीं होता। सपोर्ट टू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, देश को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाती है और सरकार के नियंत्रण में चलने वाला केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति बनाते हैं। ये नीतियां उत्पादन को नियंत्रित करती हैं,
उत्पादन को दिशा देती हैं, उत्पादन में के उतार चढ़ाव को रोकती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की ही फर्म हो केवल, तो वो सरकारी नीतियों को, मौद्रिक नीतियों को, राजकोषीय नीतियों के विरुद्ध भी काम कर सकती हैं, उन पर इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सरकारी कंपनियां, सरकारी कारखाने अपने उत्पादन को, अपने विक्रय को सब देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति के हिसाब से चला सकते हैं। ये भी एक उसका लाभ हमको मिलता है। इसके अलावा कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड, शुरू के दिनों में जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में नहीं थे और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन की नीति अपनाते थे, तो विदेशी व्यापार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती थी। कितना आयात किया जाए और कितना निर्यात किया जाए, इसको नियंत्रित करना चाहती थी। इसलिए सरकार के बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस बने, ऐसे निगम बने जो कि आयात निर्यात के लिए काम करते थे। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पूरे अनेक विषयों को देखता था, आयात निर्यात के, सिल्क के निर्यात के निगम, मसालों के निर्यात के निगम, चाय के निर्यात के निगम, इस तरह से बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी बनी जिन्होंने कि आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए काम किया। हेल्प इन कंट्रोलिंग प्राइस साइकिल एंड बिजनेस साइकिल। प्राइस साइकिल माने होता है कि कीमतों का ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। इससे अर्थव्यवस्था में परेशानी होती है। तो सरकार अपने सिस्टम बना करके, अपनी व्यवस्था करके डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित कर लेती है, प्राइस को नियंत्रित कर लेती है। जैसे आप कहते हैं कि सस्ते गल्ले की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस तरह की संस्थाएं सरकार द्वारा खड़ी की जाती हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में इसके कारण होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में चाहते हैं। बिजनेस साइकिल भी पैदा होती है समय समय पर। बिजनेस साइकिल का मतलब है कभी उत्पादन पूरी अर्थव्यवस्था में बढ़ता चला जाएगा, फिर पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन गिरता चला जाएगा, फिर अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता चला जाएगा। इसको नियंत्रित करने के लिए उत्पादकों को काम करना पड़ता है, विक्रेताओं को काम करना पड़ता है, व्यापारियों को काम करना पड़ता है। तो जब पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे एंटरप्राइजेज होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, और सरकार ये चाहती है कि जिस समय उत्पादन गिर रहा हो उत्पादन बढ़ाया जाए, जिस समय उत्पादन बढ़ रहा हो उत्पादन को धीमा किया जाए, कीमतें बढ़ रही हों कीमतों को रोकने की कोशिश की जाए। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंटरप्राइज हैं वो बहुत सहायता नहीं करते, लेकिन सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के एंटरप्राइज हैं वो सहायता करते हैं। इसी प्रकार लो एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये शोषण कम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का आधार क्या है? संसाधनों का शोषण करो, प्रकृति का शोषण करो और आदमियों या लेबर श्रम का शोषण करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस उद्देश्य से काम नहीं करती, इसलिए वो लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं चाहती, नेचर का भी एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं चाहती, और उसी तरह से कुल मिलाकर के वो एक्सप्लॉयटेशन करने में उनका विश्वास नहीं होता। बैलेंस ग्रोथ में भी इससे सहायता मिलती है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा हो, और सभी क्षेत्र दो तरह से आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान में क्षेत्रीय विषमताएं बहुत हैं, कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं और कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हैं।
औद्योगिक विकास की दृष्टि से। प्राइवेट सेक्टर वहीं काम करता है जहां उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ हो, क्योंकि वहां बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र ये देखता है कि कारखाना कहाँ लगाया जाए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो। जैसे गोरखपुर में आप हैं तो गोरखपुर में फर्टिलाइज़र के लिए कोई सुविधा नहीं है, डिमांड है लेकिन सुविधा नहीं है। लेकिन सरकार गोरखपुर जैसे क्षेत्र में फर्टिलाइज़र का कारखाना लगाती है। तो क्षेत्रीय विकास के लिए पब्लिक सेक्टर काम करता है। और कुछ इंडस्ट्रीज जिनका डेवलपमेंट प्रॉफिट कम होने के कारण नहीं होता लेकिन देश के लिए ज़रूरी होती हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता, वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को काम करना पड़ता है। इस प्रकार से ऐसे बहुत से लाभ हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारण हम। डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सारी बुराइयां भी हैं। कि एक बुराई तो ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के संदर्भ में जो निर्णय होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, अर्थनीति से प्रेरित नहीं होते। लाभ और हानि के दृष्टिकोण से नहीं होते। कोई अगर कारखाना लगना है फर्टिलाइज़र का तो बिहार की सरकार कहेगी हमारे यहाँ लगाओ, उत्तर प्रदेश की सरकार कहेगी हमारे यहाँ लगाओ, और जिस जगह की सरकार लोकसभा में लोग मजबूत होंगे वहाँ पर कारखाना लग जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि लाभ यूपी में ज़्यादा मिलेगा जनता को या बिहार में ज़्यादा मिलेगा, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये एक बुरी समस्या है, बुराई है। मिसयूज ऑफ पावर, जो अभी हमने आपको कहा कि ये इन सरकारी उद्यमों, सार्वजनिक उद्यमों के जो उत्पादन के नियम हैं, जो निर्णय हैं, जो उत्पादन की मात्रा है, जो गुणवत्ता है, ठीक है, इस पर क्या होगा ये आर्थिक निर्णय नहीं होता। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसी की बात मान ली जाती है, जिसके पास वोट ज़्यादा होते हैं उसी की बात मान ली जाती है। इसलिए ऐसे संस्थानों को जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जिनके ऊपर जो उनका निर्माण सरकार करती है, आर्थिक निर्णय नहीं होते, राजनीतिक निर्णय होते हैं, और जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो उस बारे में निर्णय करा लेता है। फाइनेंशियल बर्डन ऑन टैक्स पेयर। सार्वजनिक क्षेत्र लाभ हानि की दृष्टि से कोई काम नहीं करता। इस बात को समझ लेना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार का लगाया हुआ उद्यम है और सरकार का कोई पैसा लगता नहीं, पैसा तो जनता का लगता है। जनता टैक्स देती है, सरकार उसको लगा देती है। लाभ हानि उसका कोई मतलब ही नहीं, हमारे पास पैसा है हम लगाएंगे। तो अगर कोई कारखाना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई घाटे में जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं एयर इंडिया घाटे में जा रही है, BSNL घाटे में जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। अगर इसको चलाना ही होगा तो सरकार कहाँ से चलाएगी? वो तो जनता से टैक्स लेगी, या तो इन्फ्लेशन पैदा करे डेफिसिट फाइनेंसिंग के माध्यम से, तब भी जनता को भरना पड़ेगा इन्फ्लेशन के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के अगर ये कारखाने ठीक से नहीं चलते तो उसका बोझ जनता को उठाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर का कोई कारखाना फेल होगा तो उसका सारा बोझ जनता पे नहीं पड़ेगा, उस आदमी पे पड़ेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में कोई कारखाना फेल होता है तो उसका बोझ जनता के ऊपर पड़ता है। ये इसकी एक बुराई है। लो प्रोडक्टिविटी, ये भी पाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र कंपटीशन में नहीं होता, एक तरह से उसकी मोनोपोली होती है। रेलवे की मोनोपोली है, एयर इंडिया की पहले मोनोपोली थी, इंडियन एयरलाइंस की मोनोपोली थी,
लेकिन जैसे ही उसको लिए बाजार खोला गया, कंपटीशन में बहुत सारे जहाज की कंपनियां आ गई और एयर इंडिया घाटे में चली गई। तो इनकी उत्पादन क्षमता, इनकी कार्य क्षमता कम होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है। और सामान्य रूप से इनका जो वर्क कल्चर है, काम करने का जो तरीका है, एम्प्लॉयज़ के कारण से पर जो उनका संबंध है और जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं, उनका पर बहुत आर्थिक विचार नहीं होता, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। ये एक बड़ी समस्या है। लो इफिशिएंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में कार्य क्षमता कम भी होती है। कारण बहुत सारे हैं। एक तो कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता है, लाभ हानि का दिमाग ही नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी को, कारखाना चलाने वाले मैनेजर को कोई नुकसान थोड़ी ना होना है, उसको तो तनख्वाह मिलनी है। मालिक सरकार है, यानी जनता, घाटा जनता को होना है। तो काम बहुत अच्छा हो, इस पर ध्यान नहीं होता। ये एक इसकी बहुत बड़ी बुराई है। लो इनोवेशंस भी कम होते हैं। सरकारी क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी का दबाव इतना होता है कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो, कोई बहुत अच्छी चीज़ें खोज रहा हो, तो उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इससे इनोवेशन नहीं होता। और इनोवेशन करो भी, अगर उसको लागू करना चाहो तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। यहाँ से पास कराओ, वहाँ से पास कराओ। हम अपने डिज़ाइन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कई बार कमेटियाँ बैठेंगी। इस तरह से इनोवेशन से लोग यहाँ बचते हैं, डरते हैं। ये भी एक इसका बुरा पक्ष है। और एक्शन लैग का मतलब, अगर सरकारी कारखाने को पता भी चल जाए कि हमारे यहाँ ये गड़बड़ियां हैं और इसको ठीक करना है, तो वो तुरंत नहीं किया जा सकता। उसके लिए सरकार को कई, कंपनी के जो मैनेजर है उसको कई जगह परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसे आज ये पता चलता है कि हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, उसको परिवर्तन करने में इतना समय लग जाएगा, तब तक की परिस्थितियां बदल जाएंगी, बाजार की परिस्थितियां बदल जाएंगी, और उस बाद में परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमको दिखाई पड़ते हैं। लेस इंसेंटिव, सरकार के क्षेत्र में, सरकारी कारखानों में, एंटरप्राइज में काम करने वाले ने अगर बहुत अच्छा काम किया तब भी उसको उसका कोई रिवार्ड नहीं मिलता, और बहुत खराब काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तब भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। ये भी एक बुरी बात है। करप्शन एंड नेपोटिज्म माने ये जो अपना भाई बंधु वाला मामला होता है कि ये हमारे परिवार के हैं, इनका लाभ कराया जाए, ये हमारे मित्र हैं, इनका लाभ कराया जाए। तो भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं, वो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और सभी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं, वो करप्शन उसमें बहुत होता है। लाखों करोड़ों का करप्शन होता है, बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं। आप सभी ने देखा होगा समय समय पर कि जगह जगह भ्रष्टाचार है। तो ये भी इसकी एक बुराई है, ये नुकसान होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोचशीलता। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से निजी सेक्टर अपने को तुरंत बदल लेता है। कोई डिमांड बदली, उसने अपने को बदल लिया। डिज़ाइन की मांग बदल गई, उसने अपनी डिज़ाइन बदल ली। प्राइस कंपटीशन पैदा हुआ, उसने प्राइस घटा दिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त नहीं होती है, और ये भी एक इसकी बुराई है। स्लो ग्रोथ, अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट के कम होने के क्या कारण हैं? अगर कहीं प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, कहीं इंसेंटिव पे ध्यान नहीं दिया गया, कहीं कंपटीशन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि प्रोडक्शन कम होगा और ग्रोथ कम होगी।
सरकार एक टारगेट तय कर देती है, लेकिन वो टारगेट मीट नहीं हुआ तो किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। इसलिए इसकी किसी को चिंता भी नहीं रहती है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, ग्रोथ तेजी से किया जाए। कागजी बहुत हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कुछ नहीं हो पाता है, ये बात है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एक इसकी विशेषता है, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अगर बहुत सारे उत्पादक हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होने के कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर मिलने लगता है। तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज प्राइवेट सेक्टर की है, जिस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट विथ डिफरेंशिएशन। अगर आप किसी अर्थव्यवस्था को देखें, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देखें, चीन की अर्थव्यवस्था को देखें, तो आप पाएंगे कि आज के तारीख में अधिकांश चीज़ें निजी क्षेत्र में बनती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ी सी चीज़ें बनती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में अधिकांश चीज़ों का उत्पादन होता है, और कंपटीशन के कारण प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आप देखते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि जैसे आप देखते हैं कि बाजार में जब आप जाएंगे तो नहाने वाले साबुन के 25 ब्रांड मिलेंगे। साबुन एक चीज़ है, सरकार पैदा करेगी तो एक साबुन पैदा करेगी, वो सबके लिए अलग अलग साबुन नहीं पैदा करेगी। लेकिन निजी क्षेत्र पैदा करेगा तो कंपटीशन के कारण प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फ्रीडम टू इन्वेस्ट एंड इनोवेशन। फ्रीडम टू इन्वेस्ट, कब आपको अपना विनियोग बढ़ाना है और विनियोग घटाना है, इसकी स्वतंत्रता है। अगर अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि मंदी आ रही है तो आप अपने विनियोग को गिरा लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाता, वहाँ सब कुछ निर्णय पॉलिसी से होते हैं और जनता के हित में हो रहते हैं, और जब मंदी आती है तो आप अगर उसको घटाएंगे तो और मंदी आएगी, वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, और कंपटीशन के कारण इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनोवेशन करते रहते हैं, जिससे कि वो बाजार को कैप्चर कर सकें, प्रतिद्वंदियों को हरा सकें। क्विक डिसीजन भी एक इसकी अच्छाई है। कंपनी के लोगों को ही एक दो बैठक करके निर्णय लेना होता, किसी से पूछना नहीं होता। तो आपस में निर्णय लिया, बाजार में मंदी आ रही है, काम कम कर दो, लोगों को निकाल दो। बाजार में तेजी आ रही है, काम बढ़ा दो, लोगों को लगा लो काम पर। तो इस तरह के निर्णय रातों रात हो जाते हैं, झटके में हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इसमें बहुत समय लग जाता है। लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर हम दोनों की तुलना करें, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर तो पॉलिटिकल डिसीजन से ही बनता है, इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर लोगों की ज़रूरत, मांग और पूर्ति से बनता है, मांग और पूर्ति की परिस्थितियों से, इकोनॉमिक कंडीशन से बनता है। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा हाई लेबर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर श्रम का पूरा शोषण किया जाता है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा लगाई जाती है और लेबर को कम रखा जाता है। जहाँ लेबर कम लगाते हैं और कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं, वहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने के कारण, लेबर के कारण आमदनी ज़्यादा होती है, और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, वेज भी ज़्यादा मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर की कुछ फर्में, जो बड़ी फर्में हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वेतन देती हैं अपने कर्मचारियों को, उनसे शोषण भी करती हैं, उनसे पूरा काम भी लेती हैं। बेटर
इंसेंटिव्स, टाइप होने में थोड़ी गलती है, बेटर इंसेंटिव्स। बेटर इंसेंटिव्स आपने देखा, सार्वजनिक क्षेत्र में काम अच्छा करो या बुरा करो, तनख्वाह पे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन निजी क्षेत्र में अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अगर सभी कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है, उनको बोनस भी दिया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। हाई ग्रोथ रेट, निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतियोगिता में रहती हैं, इनोवेशन करती हैं, आवश्यकता अनुसार इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट अच्छी होती है। तो निजी क्षेत्र में ग्रोथ रेट अच्छी होती है, यह भी एक विशेषता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बाजार की आवश्यकता के अनुसार, मांग के हिसाब से हम अपनी सप्लाई को नियंत्रित कर सकें। अगर बाजार में मांग बढ़ गई, हम अपनी सप्लाई बढ़ा दें, डिज़ाइन बदल गई, हम अपनी डिज़ाइन बदल दें। फ्लेक्सिबिलिटी निजी क्षेत्र के पास ज़्यादा है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये इसका फ़ायदा है। नो बर्डन ऑन पब्लिक बजट, और आप सभी जानते हैं इसमें पैसा किसका लगा होता है? जो आदमी इन्वेस्टर है, व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसका पैसा लगा है, कंपनी का पैसा लगा है। तो जो घाटा और फायदा होता है वो कंपनी को होता है, जनता से उसका कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए सरकार बजट में कोई राशि भी नहीं रखती है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बीमार पड़ जाएंगी या बंद हो जाएंगी, हम उनको सहायता देने की कोशिश करेंगे। मोर एम्प्लॉयमेंट, किसी भी देश में और खास करके ऐसे देश में जहाँ के पूंजीवाद है या मिक्स्ड इकॉनमी है, वहाँ पर अधिकांश जो रोजगार हैं वो निजी क्षेत्र में है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार बहुत कम है। अधिकांश या कह सकते हैं आपके 90% रोजगार जो हैं वो हमारे निजी क्षेत्र में हैं। तो निजी क्षेत्र रोजगार ज़्यादा प्रदान करता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, कंपटीशन के कारण ये पूरी कोशिश होती है कि लागत निरंतर गिराई जाए। बाजार में आप खड़े कैसे होंगे? अगर आप दूसरों से सस्ता और अच्छा सामान बेचेंगे तभी तो आप बाजार में खड़े होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की मोनोपोली हो जाती है, वो चीज़ दूसरे को बनाने नहीं देते, खुद ही बनाते हैं, तो उनके सामने बाजार का कोई कंपटीशन नहीं होता। वो जो कॉस्ट पाते हैं उसी पर उत्पादन करते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचते रहते हैं, उनका कोई इस तरह का इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन निजी क्षेत्र को तो कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो कॉस्ट घटाने की कोशिश करता है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र में आप ये पाएंगे कि भाई जो सीनियर है वही मैनेजर बनेगा, लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्र में जो योग्य है वो मैनेजर बनता है और इसलिए मैनेजमेंट इफिशिएंट हो जाता है। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट एक इसकी विशेषता है, एक अच्छाई है। इफिशिएंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ समय पहले तक रेलवे में 65% ओवर स्टाफिंग थी। जब ये नई औद्योगिक नीति आई है उस समय की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे रेलवे से लोगों को हटाया गया। 100 लोगों की जरूरत थी, 165 लोग काम पे थे। साइज भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी चीज की साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहा है तो भी नुकसान, बहुत छोटे पैमाने पे उत्पादन कर रहा है तो भी नुकसान। निजी क्षेत्र इसको बहुत अच्छे से जानता है और मानता है और निभाता है। उसको जब महसूस होता है कि ये उत्पादन कार्य छोटे से कारखाने से हो सकता है, छोटे कारखाने में काम करता है, बड़े कारखाने से ज़रूरत होती है, बड़ा कारखाना कर लेता है। एक व्यक्ति को अगर अपना काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है, मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है, वो उसी के हिसाब से बदल जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी निजी क्षेत्र के पास है, सार्वजनिक क्षेत्र के पास नहीं है।
और बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन, जिस पर अभी कई बार चर्चा हुई कि निजी क्षेत्र को कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कंपटीशन नहीं है, निजी क्षेत्र को कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमेशा सजग रहना पड़ता है, किस तरह का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किस कीमत पर बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए। कंपटीशन से उसके कारण उसको ये सब निर्णय हमेशा लेने पड़ते हैं और इसलिए प्राइवेट सेक्टर बेहतर काम करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं। पहली बात है मोस्टली इन लो प्रायोरिटी एरियाज, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, देश के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सरकार उसको अपने हाथ में रखती है। एटॉमिक एनर्जी हुआ, डिफेंस हुआ, पहले अगर और पहले चलें तो रेलवेज, एयरवेज, ये सब कुछ सरकार के हाथ में था। कोयला, सीमेंट, लोहा, ये सब सरकार के हाथ में था और जो चीज़ें कम महत्वपूर्ण थी उसको निजी हाथ में छोड़ा हुआ था। आज की परिस्थिति थोड़ी बदल गई है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें आज भी सरकार अपनी मोनोपोली रखती है और उसको निजी क्षेत्र को नहीं देती। इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली, पूंजीवाद की एक बुराई है मोनोपोली। धीरे धीरे कंपटीशन के कारण कंपटीशन इतना बढ़ता है कि कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता आ जाती है। गला काट प्रतियोगिता का मतलब अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी को इतना पीछे छोड़ दो कि वो समाप्त हो जाए और धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। अंत में एक आदमी अपनी मोनोपोली पर आ जाता है। तो पूंजीवाद में खास करके प्राइवेट सेक्टर, पूंजीवाद माने प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जो कंपटीशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और मोनोपोली पैदा हो जाती है और मोनोपोली के नुकसान अर्थव्यवस्था को उठाने पड़ते हैं। इमर्जेंस ऑफ ब्लैक मनी एंड ब्लैक मार्केट, मिक्स्ड इकॉनमी में सरकार नियंत्रित करने की कोशिश करती है प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने लिए बचाया जाए, इसलिए अपनी आय को वो सही नहीं दिखाता है, अपने लाभ को सही नहीं दिखाता है और काफ़ी बड़ी धनराशि वो ब्लैक मनी के रूप में पैदा करता है। ब्लैक मनी का होना अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो जाता है, ये इसकी बुराई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी एक बहुत बड़ी बुराई है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी होती है, लेकिन निजी क्षेत्र जिस सिद्धांत पे काम करता है उसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट तभी हो सकता है जब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन जहां तक संभव हो किया जा सके और लेबर भी इस चीज़ को जानता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी है और हमने इतना प्रोडक्शन किया है और मालिक हमको दे नहीं रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। इसलिए मालिक और मजदूर के बीच में निरंतर झगड़ा होता रहता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा होते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उसे कहते हैं जो देश के बनाए गए इंडस्ट्रियल लॉज से, एक्ट से सारे काम करें। नियम जो कहता है उसको करें और मजदूरों को सारी सुविधा दें, रिकॉर्ड ठीक ठाक से रखें, लेकिन ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। बहुत छोटा सा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है और अधिकांश प्राइवेट सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अपने बहुत से फायदे नुकसान हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल सिकनेस,
इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब औद्योगिक बीमारी होना। औद्योगिक बीमार होना का मतलब है कोई धीरे धीरे करके कंपनी घाटे में जा रही है, बंद होने की कगार पे पहुंच रही है, और इससे देश में लोगों को रोजगार का नुकसान होता है, उत्पादन का नुकसान होता है, निर्यात का नुकसान होता है। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल सिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि कंपटीशन में जो जरा सा भी कमज़ोर पड़ता है धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है, और सभी कंपनियां ठीक से कंपटीशन नहीं कर पाती, इसलिए बहुत सी कंपनियां औद्योगिक रूप से या उत्पादन की दृष्टि से बीमार हो जाती हैं। अनएथिकल बिजनेस, इसका मतलब ये है कि जो व्यापारी है वो नियम कानून को नहीं मानते हैं और बिजनेस में बहुत तरह की चोरी, बेईमानी इत्यादि करते हैं। ये भी एक बुराई है। सरकार ऐसा नहीं करती क्योंकि प्रॉफिट उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट करना उद्देश्य है वहाँ पर उद्यम कई तरह की बेईमानियाँ करते हैं, कई तरह की बातों को छिपाते हैं, गलत उत्पादन करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। कर की चोरी, टैक्स इवेजन भी एक बड़ी भारी समस्या है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो कुछ आप कर रहे हैं वो एकदम साफ साफ बताइए आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार को अपनी हर चीज़ साफ दिखानी पड़ती है क्योंकि वो जनता को दिखाते हैं तभी वो कन्विंस कर पाते हैं और उसके लिए बजट पाते हैं। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का नियम लागू होता है। ट्रांसपेरेंसी का नियम यहाँ भी लागू है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र अपनी बातों को छिपा देते हैं। प्राइवेसी है, उनकी बहुत सारे फार्मूले नहीं बताते, वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बताते, वो अपना मैनेजमेंट में जो स्पेशल कुछ कर रहे हैं उसको नहीं बताते। ये भी एक वहाँ की समस्या है। स्मॉलर रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड लेबर्स, उनके पास संसाधनों की सरकार की तुलना में कमी है और वो उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं और मजदूरों का भी शोषण करते हैं। इस पर भी हम लोग ने चर्चा की। इस तरह से हमारा कंक्लूजन ये आता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि एक मिक्स्ड इकॉनमी में, देखिए अगर पीछे से चले जाएं तो बात यह होगी कि अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप होते हैं। कमांड इकॉनमी होती है या फिर मार्केट इकॉनमी होती है। दुनिया में अब कहीं पूरी तरह से कोई कमांड इकॉनमी नहीं है और कोई पूरी तरह से मार्केट इकॉनमी नहीं है, सब जगह मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी में दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। दोनों के मेल जोल से ही एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनती है, उत्पादन की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, व्यय की दृष्टि से, बचत की दृष्टि से, विनियोग की दृष्टि से। एक आदर्श और अच्छी अर्थव्यवस्था वही हो सकती है जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर काम करते हो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इस विषय को पढ़ने का ये है कि हम जानें कि इनकी अच्छाई और बुराइयां क्या हैं, इनमें क्या समानताएं और असमानताएं क्या हैं, और फिर हम इसका एक ऐसा मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, ऐसे मिक्स्ड इकॉनमी तैयार कर सकते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी हो, फ़ायदेमंद हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।